मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच, जहां रात को उल्लू की आवाजें भी डरा देती हैं, वहां बसा है एक छोटा सा गांव। नाम है इसका काली नगरी। रात के 2 बज रहे थे। विक्रम अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। रास्ता जंगल से गुजरता था। विक्रम रुको, आज शनिवार की रात है, जंगल वाले रास्ते से मत जाओ। यार छोड़ो, जंगल का रास्ता छोटा है, घर जल्दी पहुंचना है। विक्रम सच कह रहा हूं, पिछले महीने धनिया का बेटा गया था उस रास्ते से, आज तक बेहोश पड़ा है। यार वो कमजोर दिल का था, मैं ठीक रहूंगा, तुम जाओ घर। विक्रम प्लीज मत जाओ। लेकिन विक्रम जंगल की तरफ मुड़ गया। यार कितना अंधेरा है आज, पहले ऐसा नहीं होता था। जंगल में घुप अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। तभी एक अजीब बू आई, जैसे पुराने जले हुए कपड़ों की बू। ये बू कैसी है? यहां कुछ जला है क्या? फिर उसे सुनाई दिया, पत्तों पर भारी कदमों की आहट, धीरे धीरे उसकी तरफ आते हुए। कौन है वहां? कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन आहट करीब आती जा रही थी। फिर दूर से पेड़ों के बीच एक सफेद चीज नजर आई, हवा में उड़ती हुई। ये तो कफन है। हे भगवान, बचाओ! विक्रम के पांव जम गए। कफन उसके बिल्कुल करीब आ गया। उस पर काले हाथों के जले निशान थे। फिर उस कफन में से एक आवाज आई, तुझे देख लिया, तुझे देख लिया, अब तू मेरा है। विक्रम की चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर सन्नाटा। सुबह राजू और गांव के कुछ मर्द जंगल में गए। विक्रम बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा था, बेहोश। विक्रम, विक्रम उठो, विक्रम! अब ये कभी नहीं उठेगा। जो कफन को देख ले वो फिर वापस नहीं आता। दिल्ली में 2 लड़कियां, रिया और प्रिया, एक पुरानी किताबों की दुकान में काम करती थीं। रिया, जल्दी आ यहाँ। ये देख, क्या मिला मुझे। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये किताब देख, मृत्यु के वस्त्र। इसमें एक गांव का जिक्र है, काली नगरी, और लिखा है कि वहाँ एक कफन है जो हर शनिवार की रात जिंदा हो जाता है। अरे ये सब बकवास होती है। ऐसी पुरानी किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है। रिया रुको, इस किताब में इस कफन की तस्वीर भी है, और ये कफन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं अपने सपने में देखती हूँ। क्या तुम सपने में कफन देखती हो? हाँ, हर रात एक घना जंगल और एक सफेद कफन जो मेरी तरफ आता है। मैं भागती हूँ लेकिन पाँव नहीं उठते। यार ये तो सच में अजीब है। ठीक है, चलो इस गांव में चलते हैं। सच में? अभी? कल सुबह निकलते हैं। रिया और प्रिया गांव के दरवाजे पर पहुंची। चारों तरफ घने पेड़ थे। कदम रखते ही आसमान पर बादल आ गए और एक ठंडी हवा चली। यार ये मौसम अचानक कैसे बदल गया? अभी तो धूप थी। पता नहीं, लेकिन प्रिया ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। तुम पहले कभी यहाँ आई हो? नहीं, लेकिन फिर भी।
रिया और प्रिया गांव के अंदर दाखिल हुई। अजीब बात यह थी कि अभी दोपहर ही थी, लेकिन गांव वाले ऐसे भाग-दौड़ कर रहे थे जैसे रात होने वाली हो। रिया, सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? एक औरत जल्दी-जल्दी अपने बच्चों को घर के अंदर ले जा रही थी और बार-बार आसमान की तरफ देख रही थी। जल्दी अंदर आओ, सूरज ढलने वाला है। लेकिन माँ, अभी तो दिन है। आज शनिवार है, सवाल मत करो, अंदर चलो। रिया, क्या आज गांव में कोई त्योहार है? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग किसी चीज से डर रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी अपने घर के दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीर लगा रहा था। बाबा, आप दरवाजे पर जंजीर क्यों लगा रहे हैं? तुम लोग इस गांव के नहीं हो, है ना? जी, हम दिल्ली से आए हैं। तो फिर यहाँ मत रुको, सूरज डूबने से पहले भाग जाओ। लेकिन आखिर बात क्या है? आज शनिवार है और शनिवार की रात मौत जंगल से गांव में उतरती है। ये कहकर बूढ़े ने दरवाजा बंद कर लिया। चंद लम्हों बाद पूरे गांव में एक एक करके दरवाजे बंद होने की आवाजें आने लगी। रिया, मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा। चलो, शायद गांव का मुखिया या कोई बुजुर्ग हमें सच बताए। दोनों आगे बढ़ी। गांव के चौक में एक बुजुर्ग बैठा था, बाबा रामदीन। उसने इन दोनों को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे, तुम दोनों कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? नमस्ते बाबा, हम दिल्ली से आए हैं। इस गांव के बारे में कुछ जानना था। इस गांव के बारे में? बेटा, आज शनिवार का दिन है, शाम होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। क्यों बाबा, ऐसा क्या है इस गांव में? बेटा, यहाँ एक कफन है, काल भैरव का कफन। वो हर शनिवार की रात जाग जाता है। जो उसे देख लेता है वो सुबह नहीं उठता। बाबा, ये काल भैरव कौन था? ये कहानी लंबी है। 400 साल पहले इस जंगल के बीच बसे इस गांव में एक तांत्रिक रहता था, काल भैरव। बहुत शक्तिशाली। उसने इसी जंगल में सालों तक काली शक्तियां सीखी। वो कहता था कि वो कभी नहीं मरेगा। लेकिन वो मरा कैसे? गांव वालों ने उसे जंगल के बीच जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी पूरी आत्मा एक कफन में कैद कर दी और कहा, जब तक ये कफन नहीं जलेगा, मेरी आत्मा इस जंगल और इस गांव को नहीं छोड़ेगी। और वो कफन अब कहाँ है? जंगल के अंदर पुराने कब्रिस्तान में, काल भैरव की कब्र के ऊपर। लेकिन बेटा, वहां मत जाना। बाबा, क्या इस कफन को जलाया नहीं जा सकता? बेटा, बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो कफन जलता नहीं। काल भैरव की आत्मा उसे जलने नहीं देती। रिया, चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्रिया, थोड़ा रुको। बाबा, क्या यहाँ कोई घर है जहाँ हम रात रुक सके? बेटा, आज शनिवार है, आज रात यहाँ मत रुको। रिया, सच में चलो, बाबा ठीक कह रहे हैं। बाबा, हम बस एक रात रुकेंगे, कल चले जाएंगे। बाबा रामदीन ने इन दोनों को गौर से देखा। फिर उसकी नजर रिया के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। बेटा, ये लॉकेट कहां से लिया तुमने? ये तो मुझे बचपन में मेरी दादी ने दिया था। क्यों? हे भगवान, बेटा, ये लॉकेट, ये तो काल भैरव की निशानी है। क्या? रिया, ये क्या हो रहा है? इसीलिए कफन जाग गया है, इसीलिए मौसम बदला। बेटा, कफन तुम्हें बुला रहा है। मुखिया सुरेश रिया और प्रिया को अपने घर ले गया। उसने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया और रात बिताने के लिए उन्हें एक सुरक्षित कमरा दिया। बाबा, आपने हमें रोकने की इतनी कोशिश क्यों की?
क्योंकि मैंने अपनी आंखों से बहुत लोगों को उस जंगल में जाते देखा है, लेकिन वापस आते बहुत कम देखा है। क्या सच में हर शनिवार को कुछ होता है? जब सूरज डूबता है, पूरा जंगल बदल जाता है, जैसे कोई सोई हुई चीज जाग उठती हो। बाबा, क्या किसी ने उस कफन को अपनी आंखों से देखा है? देखा है, लेकिन जिसने भी देखा उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। अगर वो किसी को मारना चाहता है तो सिर्फ शनिवार को ही क्यों आता है? क्योंकि उसी रात काल भैरव मरा था और उसी रात उसकी आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना सही है बेटा, लेकिन डर में कोई ऐसी आवाज सुनो जो तुम्हें नाम लेकर बुलाए, तो कभी पीछे मत मुड़ना। रात को जब सब सो गए, तभी प्रिया की आंख खुल गई। रिया, रिया उठो। लेकिन रिया की जगह खाली थी। रिया, रिया कहाँ हो? प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। रिया घर से निकलकर जंगल की तरफ जा रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन खाली थीं। और दूर जंगल के अंदर से एक सफेद कफन पेड़ों की उड़ता हुआ रिया की तरफ आ रहा था। रिया, रिया रुको, कोई है? बचाओ! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? रिया जंगल की तरफ चली गई और वो कफन उसकी तरफ आ रहा है। जल्दी पुजारी जी को जगाओ, जल्दी! कफन अब उसके बिल्कुल करीब था और उस कफन से एक आवाज आई। रिया, मेरा इंतजार खत्म हुआ, तुम आ गई। मुझे पहचानते हो तुम? तुम काल भैरव के खून में हो रिया। तुम मेरी वंशज हो और अब तुम्हें मेरा कफन वापस करना होगा। मैं तुम्हारी वंशज हूं? तभी पुजारी की आवाज आई और उसने मंदिर की घंटी बजाई। उस घंटी की आवाज सुनते ही कफन जंगल के अंदर वापस चला गया और रिया की आंखों में जान आ गई। मैं यहाँ जंगल में कैसे आई? कुछ याद नहीं। रिया, तुम ठीक हो? बेटा, अभी तुम सुरक्षित हो, लेकिन कफन वापस आएगा। पुजारी जी, कफन ने कहा कि मैं काल भैरव की वंशज हूँ। क्या ये सच है? बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है और बहुत खतरनाक है। पुजारी जी, प्लीज बताइए, रिया को बचाने के लिए हम क्या करें? एक ही रास्ता है, कफन को जलाना होगा। लेकिन ये सिर्फ काल भैरव की वंशज ही कर सकती है, यानी सिर्फ रिया। पुजारी जी, बाबा ने कहा था कि जो भी उस कफन को देखता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। लेकिन रिया तो बच गई, ऐसा कैसे? क्योंकि रिया साधारण लड़की नहीं है बेटा। मतलब मैं सच में काल भैरव की वंशज हूँ? हाँ, उसी खून ने तुम्हारी जान बचाई। तो कफन उसे मारना नहीं चाहता? नहीं, वो उसे अपने पास लाना चाहता है, क्योंकि काल भैरव की आत्मा अधूरी है। उसे मुक्त होने के रिलेटेड किए अपने ही वंश का सहारा चाहिए। अगर रिया उसके पास चली जाती
तो क्या होता? फिर रिया कभी वापस नहीं आती और काल भैरव फिर से इस दुनिया में लौट आता। मुझे जंगल में जाकर कफन जलाना होगा। हाँ बेटा, लेकिन याद रहे, जब कफन जलेगा तो काल भैरव की आत्मा अपनी पूरी शक्ति से तुम पर हमला करेगी। मतलब रिया की जान को खतरा होगा? बहुत बड़ा खतरा बेटा, बहुत बड़ा। प्रिया, मुझे जाना होगा, मुझे कफन जलाना होगा। रिया, नहीं, पुजारी जी ने कहा तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो ये कफन हर शनिवार की रात किसी न किसी की जान लेता रहेगा। मैं ये नहीं होने दे सकती। तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं प्रिया, ये मेरी लड़ाई है। फिर वो जंगल की तरफ मुड़ गई, अकेली। प्रिया की आंखों में आंसू थे, पुजारी के हाथ जुड़े। रिया, वापस आना जरूर। क्या रिया कफन को जला पाएगी? क्या काल भैरव की आत्मा उसे जंगल से जिंदा वापस आने देगी? और आखिर रिया का काल भैरव से क्या रिश्ता है? जानने के लिए देखते रहिए कफन एपिसोड। के 7 बजे थे। गांव के 2 युवक बरगद के नीचे बैठे आग ताप रहे थे। पहले के समय में गांव में ठंड का एहसास कुछ ज्यादा ही होता था। अरे भाई, आज तू मछलियां पकड़ने नहीं गया क्या नहर की ओर? अरे भाई, आज इतनी ठंड है, कौन ही जाएगा। और ऊपर से उस नहर के पास जाने में भी डर लगता है। हाँ भाई, ये तो सही कहा। वहां किसी और की आवाज आती है, रोने की। वो आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां अशोक त्रिपाठी जी आ गए, जो गांव के स्कूल में अध्यापक थे। वो देख, त्रिपाठी जी आ रहे हैं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अरे बैठिए त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी भी वहीं आकर बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे लगा तुम आज मछलियां पकड़ने गए हो। अरे त्रिपाठी जी, वो जगह ही श्रापित है। ये तो है, वहाँ हर कोई रात में भी जाने में डरता है। अरे त्रिपाठी जी, आपके साथ भी तो एक घटना घटी थी स्कूल टाइम पर। वो तो काफी दिल दहलाने वाली थी। उसके बारे में आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ए त्रिपाठी जी, एक बार सुनाओ ना। हाँ त्रिपाठी जी, सुनाओ ना वो घटना। सुने हुए काफी समय हो गया है। दोनों उस घटना को सुनने के लिए जिद करने लगे। ठीक है, सुनाता हूँ। कहानी है 17 साल पहले की। उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी। मैं परीक्षा देकर अपने गांव लौट रहा था, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। शाम के करीब 7 बजे मैं स्टेशन पहुंचा। स्टेशन लगभग सुना पड़ा था, क्योंकि उस जगह लोग रात में रुकने से डरते थे। कुछ देर बाद ट्रेन आई और पटरी पर आकर रुक गई। मैं अपने कोच में जाकर बैठ गया और ट्रेन के खुलने का इंतजार करने लगा। और बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी मेरी माँ का फोन आया। जी माँ। बेटा कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे? माँ, मैं अभी ट्रेन में बैठा हूँ। इतनी देर क्यों हो रही है आने में? दरअसल आज आखिरी पेपर था, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। बेटा आते आते तो रात हो जाएगी, वहीं रुक जाना, सुबह निकल आना। अरे माँ, आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप आराम करो। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अरे माँ, आप इंतज़ार मत करो, आप खाना खाकर सो जाओ, मुझे लेट हो जाएगा। पहले घर आओ, फिर आकर बात करेंगे। माँ चाहती थी कि मैं रास्ते में ही रुक जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। फोन कटते ही मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। इतनी देर हो चुकी है और ट्रेन अब तक क्यों नहीं चली? तब एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया। अरे बेटा, कुछ पैसे दे दे। अरे चाचा, आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और आप भीख मांग रहे हो। बेटा, जहां जा रहे हो वहां मत जाओ, क्योंकि जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। एक पल के लिए मैं सन्न रह गया। समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था।
आप ये क्या बोल रहे हो? यहाँ से चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होगी किसी सफर में। मैंने उसे झिड़क कर वहां से भेज दिया। वो जाते जाते बस इतना बोला, फिर किसी सफर में मुलाकात होगी। उसके जाने के बाद भी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने सोचा शायद वो पागल होगा। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी और जिस कोच में मैं बैठा था वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। ट्रेन कभी धीरे तो कभी अचानक तेज चलने लगी, जैसे कोई अनजान ताकत उसे चला रही हो। फिर अचानक वो एक सुनसान जगह पर रुक गई, जहां चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। तभी सफेद साड़ी में एक खूबसूरत लड़की आई और उसके आते ही ठंडी हवा चलने लगी। अरे भाई साहब, ये ट्रेन कालमोरा जाएगी क्या? हाँ, वही जाएगी। मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो सही है। कोई तो कालमोरा का जान पहचान वाला मिला। ये तो सही कहा आपने। अकेले सफर करने में डर लगता है ना, इसलिए कोई जान पहचान का मिल जाता है तो खुशी होती है। ये तो सही कहा आपने। जान पहचान का कोई मिल जाता है तो अलग ही खुशी महसूस होती है। ये ट्रेन कब चालू होगी? पता नहीं, जब से बैठा हूँ ऐसा ही हो रहा है, रुक रुक कर चल रही है। वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो रायपुर से आ रहा हूँ। आज मेरी परीक्षा थी। अच्छा, सही है। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगी और मैं ये पूछना भूल गया कि वो लड़की इतनी रात में कहाँ से आई थी, क्योंकि जब ट्रेन बीच जंगल में रुकी थी तभी वह चढ़ी थी। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती गई और पूरे कोच में बस मैं और वो खूबसूरत औरत थे। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे आप? जी जी, पूछिए, बुरा क्या मानना है इसमें? मैं बोल रहा था कि क्या आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई। और एक बात बता दूं तो इस दुनिया में मेरा पति अब नहीं रहा। माफ करना, मुझे पता नहीं था। माफी क्यों मांग रहे हैं? जो आया है वो कल जाएगा। उसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी निडर मुस्कान थी, जिसे देखकर मेरी रूह तक सिहर गई। ट्रेन कभी धीमी तो कभी तेज चलती रही और करीब 3 घंटे बाद रात के 2:30 बजे अचानक फिर रुक गई। कभी कोच में अनाउंसमेंट गूंजी, कृपया सभी यात्री ध्यान दें, ट्रेन में तकनीकी खराबी के कारण ये ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी। हमें खेद है कि आपकी यात्रा में ये बाधा उत्पन्न हुई। ये सुनते ही मैं सन्न रह गया, क्योंकि ट्रेन घने जंगल के बीच खड़ी थी और चारों तरफ बस सन्नाटा और अंधेरा था। अब इतनी रात में कहाँ जाएंगे? सुबह होने का इंतजार करते हैं। मैं नहीं रुक सकती सुबह तक। ये भी नहीं पता कि सुबह होते ही ट्रेन खुलेगी या नहीं। तो क्या तुम अब इतनी रात में जंगल के रास्ते घर जाओगी? और क्या, मैं तो जा रही हूँ। बस 2 घंटे ही लगेंगे कालरा पहुँचने में। अरे रात के 3 बजे बज रहे हैं, ऊपर से जंगल का रास्ता है। देखो भाई साहब, आपको डर लग रहा है तो आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी साथ में ही चलता हूँ। वैसे भी हमें एक ही जगह जाना है। उस लड़की ने बिना डरे जंगल के रास्ते पैदल जाने का फैसला कर लिया। जब मैं बाहर आया तो देखा कि चारों तरफ घना अंधेरा था और मौसम भी बिगड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि इतनी रात में निकलना ठीक नहीं होगा। अरे मौसम भी अब तो खराब हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस खराब मौसम में जाना ठीक रहेगा। डर लग रहा है तो आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। उस औरत की बातों पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि चारों ओर अंधेरा, आसमान में चमकती बिजली, जंगल की रहस्यमयी खामोशी और तेज होती बारिश के बीच हम चलते रहे।
बारिश की मोटी बूंदें शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। तभी एक टूटी फूटी चाय की टपरी दिखी जहां हम रुक गए, और चारों तरफ फैले सन्नाटे, जंगल की आवाजों और अजीब माहौल के बीच बस बारिश के थमने का इंतजार करते रहे। लेकिन उस औरत के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिससे साफ लग रहा था कि वह मुझसे कुछ छुपा रही है। वैसे आपने बताया नहीं कि आपका क्या नाम है और आप इतनी रात में कहाँ से आ रही थी? क्या करोगे ये जानकर? कौन से सफर के बाद हमें फिर से मिलना है? मैं तो कालरा बस किसी काम से जा रही हूँ। कुछ समय बाद वहाँ से चली जाऊँगी। अब इतने कम समय के लिए मुलाकात करने का क्या फ़ायदा? ठीक है, मत बताओ। वैसे ये तो बता सकती हो कि कालूरा किस लिए जा रही हो? मेरे पति वहीं से थे, उनकी वर्ष है इसलिए वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है। कुछ देर बाद बारिश थम तो जाती है, लेकिन अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैल जाती है। हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे, और जैसे जैसे कदम जंगल के अंदर जाते गए, अंधेरा और घना होता चला गया। गांव वालों की वो बातें मेरे जहन में गूंजने लगी कि जो भी रात में इस जंगल से होकर जाता है वो कभी कलमोरा नहीं पहुंचता। बारिश के कारण ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो बाहर से भले ही शुद्ध लग रही थी, और जब मैंने ध्यान से देखा तो अंधेरे में वही बूढ़ा खड़ा था जो स्टेशन पर मिला था। उसे देखते ही मेरे शरीर में एक अजीब सा सिहरन और गहरा डर उतर गया। अरे आप वही हो ना जो स्टेशन पर मिले थे? अरे बेटा, तूने किसी और को देखा होगा। मुझे अच्छे से याद है, आप ही थे जो भीख मांग रहे थे। अरे नहीं नहीं, कोई और होगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ वो अजनबी औरत और दूसरी तरफ घने जंगल के बीच अचानक मिला वही बूढ़ा। अरे तुमने किसी और को देख लिया होगा। एक पल को मुझे भी लगा कि शायद आंखों का धोखा होगा। बाबा, कालमोरा का कौन सा रास्ता जाता है? बेटा, इसी रास्ते पर चले जाओ, सीधे सीधे। फिर उसने हमें सीधा रास्ता बता दिया और हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। लेकिन मेरे मन में बस यही डर चल रहा था कि पता नहीं उसने सही रास्ता बताया है या गलत। बस किसी तरह ये डरावनी रात कट जाए। हम फिर से आगे बढ़ने लगे, और जंगल से कभी भेड़ियों की डरावनी आवाजें तो कभी उल्लू की अशुभ चीखें सुनाई देने लगी। तभी अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई, जो इस बार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। तभी जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, जहां हम बाहर ही खड़े होकर बारिश के थमने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से किसी औरत के रोने और बच्चे की चीखों की आवाज आने लगी। और जैसे ही मैंने वो आवाजें सुनी, मेरा गला सूख गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे, तुम्हें भी आवाजें सुनाई दे रही है क्या? हाँ, आवाज तो मुझे भी सुनाई दी। लगता है कोई मुसीबत में है। इतनी रात को इस जंगल में कौन औरत आई होगी? एक बार चलकर देखते हैं, क्या पता कोई मुसीबत में हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत के साथ जाना चाहिए या नहीं। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ पानी की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। आवाजें अब साफ साफ सुनाई देने लगी। तो मैं और वह औरत आगे बढ़े और हम उस पायल की आवाज का पीछा करने लगे। जैसे जैसे घने जंगल में आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, मानो कोई जानवर सड़कर मर गया हो। तभी पायल की छन छन सुनाई दी। अंधेरा और बिजली की कड़क बढ़ती गई। अरे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता हमें अब आगे जाना चाहिए। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन पलटकर देखा तो वह गायब थी। तभी चारों तरफ औरत, बच्चे
और पायल की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। मैं जान बचाकर गांव की ओर भागा। रास्ते में फिर वही बूढ़ा दिखा, लेकिन मैंने उसे अनदेखा किया। मैं उन डरावनी आवाजों और उस बुजुर्ग को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता गया। तब भी किसी की रोने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो पेड़ के नीचे वही औरत थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? पूछते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। अपने असली भेस में आ गई। ये नजारा देखते ही मेरी अंदर की रूह कांप गई। डर के मारे मैं भागता रहा और अगले दिन बेहोशी की हालत में रेलवे स्टेशन पर मिला। मेरा शरीर बुरी तरह जकड़ चुका था। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मुझे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। गांव वालों ने मुझे घर पहुंचाया। जब मैं घर आया तो माँ को सारी बात बताई। माँ रोने लगी। उसके बाद मैंने कभी रात में सफर नहीं किया। पर वो बुजुर्ग कौन था? अरे वो तो उनका छलावा था, लेकिन उसने पहले ही कह दिया था कि ये सफर मत करना, ये सफर बहुत खतरनाक है। ये तो वो सच में कोई अच्छा इंसान था या फिर कोई भूत था। जरूरी नहीं कि सारे भूत बुरे ही हों, कुछ अच्छे भी होते हैं। बरगद के नीचे बैठे तीनों कुछ देर तक खामोश रहे। आग की लपटें धीरे धीरे जल रही थी और ठंडी हवा पूरे माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। किसी के पास उस रात के रहस्य का जवाब नहीं था, लेकिन एक बात सभी समझ चुके थे। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें अधूरा छोड़ देना ही बेहतर होता है। उस रात की कहानी सुनाने के बाद अशोक त्रिपाठी जी चुप हो गए। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका डर अब भी सबके दिलों में बाकी था। अगर आपको आज की यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और गांव की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और हाँ, अगर इस वीडियो पर 3000 लाइक्स आ गए तो मैं इस कहानी का पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगा, जहाँ इस रहस्यमयी सफ़र के और भी डरावने राज सामने आएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं।